जूले डियर स्टूडेंट, तो कल तक हमने किया था लाइट का वेव कैरेक्टर, उसमें से हमने एक इंटरफेरेंस किया था। आज एक अनदर फीचर ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ लाइट वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ गैप स्लिट और यहां पे हमारा स्क्रीन है, या दिस इज एन ऑब्स्टिकल्स और यहां पे हमारा स्क्रीन है। अगर हम लाइट को यहां से पास करेंगे, अगर लाइट में वेव कैरेक्टर को हम इग्नोर कर देते हैं, तो अगर लाइट बहुत दूर से इंफिनिटी से आ रहा है तो इसका एक रीजन होगा जहां पे ये स्क्रीन को इल्यूमिनेट करेगा। सो दिस इज द रीजन जिसको ये इल्यूमिनेट करेगा। इस रीजन के जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे शैडो होगा, एज वेल एज यहाँ पे भी शैडो होगा, इन केस अगर हमारा सोर्स इंफिनिटी पे। अगर हमारा सोर्स इंफिनिटी की जगह फाइनाइट डिस्टेंस पे है, लेट्स सपोज दिस इज अवर सोर्स, तो ये क्या करेगा, इस स्लिट से होता हुआ इस रीजन को इल्यूमिनेट करेगा। बाकी वाला जो रीजन है, एंड दिस रीजन इज शैडो ऑफ, यहाँ पे शैडो रीजन है ब्लैक, या इसके नीचे शैडो होगा, एंड इसको हम ज्योमेट्रिकली शैडो एरिया डिफाइन करेंगे। सो शैडो शैडो। अब क्योंकि लाइट वेव कैरेक्टर है तो यहाँ कॉर्नर्स पे, स्लिट्स पे ये बेंड होगा और ये एंटर करेगा ज्योमेट्रिकल शैडो एरिया में। सो ये बेंड होके ज्योमेट्रिकल शैडो एरिया को भी इल्यूमिनेट करेगा, ये बेंड होके ज्योमेट्रिकल शैडो एरिया को भी इल्यूमिनेट करेगा, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर and entering the geometrically shadow region. This phenomena is known as diffraction. So diffraction we can define as phenomena in which the light bends at the corner and enters the geometrically shadow region is known as diffraction. Now I will discuss, so this is our an obstacles, यहाँ पे हमारा light fall हो रहा है, incident हो रहा है, so this are प्लेन वेव फ्रंट। तो जैसे ये ऑब्स्टिकल्स पे एनकाउंटर होगा तो ये क्या होगा, ये ऑब्स्टिकल्स तो इस लाइट को आगे बढ़ने से रोक देगा, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर्स पे ये बेंड होना शुरू करेगा और ये ज्योमेट्रिकली शैडो एरिया में एंटर करने लगेंगे। सेकंड केस, ये हमारे पास एक स्लिट है, गैप। सो जब ये प्लेन वेव फ्रंट इस पे फॉल करेगा, इंसिडेंट होगा, तो ये वाला रीजन आगे बढ़ेगा, लेकिन इस कॉर्नर पे ये डायफ्रैक्शन होगा और ये इस रीजन में भी एंटर करना शुरू होगा। अगर मैं इसी ऑब्स्टिकल्स या स्लिट की विड्थ को मैं कम करता हूं, कंपैरेबल टू वेवलेंथ जब होगा, तो इसमें ये डायफ्रैक्शन कुछ ज्यादा ही होगा, मोर प्रोनाउंस। सो ये ज्योमेट्रिकल रीजन में ज्यादा एंटर करेगा। सो दिस इज इन द केस diffraction, single obstacles, double obstacles with a slit, and slit की width बहुत small है as compared to the wavelength, so उस केस में diffraction ज़्यादा pronounce होगा। So next two केस में लूँगा diffraction in case of first when the aperture is same but wavelength is different। second केस में वो डिस्कस करूँगा जब wavelength same होगा लेकिन different aperture होगा। So first case आप देख लेना, so this is the width of the slit and this is the width of the slit. So दोनों का aperture मैं same ले रहा हूँ, aperture means size of the slit, दोनों का same है लेकिन मैं different wavelength impose करूँगा। So plane wave front जब इस पे impose होगा, plane wave front जब इस पे impose होगा, जब size of the wavelength, size of the aperture और wavelength comparable होगा तो उस केस में diffraction ज्यादा होगा, लेकिन जब size और wavelength different है, comparable नहीं है, तो उस केस में diffraction कम होगा। so geometrical region में कम एंटर करेगा, ये ज्यादा एंटर करेगा स्क्रीन के ऊपर जब पड़ेगा। सेकंड केस, अगर हम wavelength सेम ले लेते हैं तो aperture के साइज में वैरी कर लेता हूं। so अगर wavelength, so this is incident wave front,
अगर इसका वेवलेंथ इसके कंपैरेबल नहीं है तो इस केस में डायफ्रैक्शन कम होगा, और जब एपर्चर के साइज को मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं, कंपैरेबल टू वेवलेंथ कर देता हूं, तो उस केस में ये डायफ्रैक्शन ज्यादा प्रोनाउंस होगा. सो more light will enter into the geometrical shadow region. Diffraction in case of light को हम दो तरह से डिफाइन करेंगे, दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट टाइप इज नोन एज Fraunhofer diffraction एंड सेकंड टाइप इज नोन एज Fresnel diffraction. इन दोनों के जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? Fraunhofer diffraction में क्या होता है कि सोर्स इंफिनिटी पे है, एज वेल एज स्क्रीन इज आल्सो ऑन इंफिनिटी. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में सोर्स जो है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट होगा और स्क्रीन भी इसके फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा. अब सोर्स इंफिनिटी पे तो जितने भी रेस है दे आर पैरेलल टू ईच अदर फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन, तो उसका जो वेव फ्रंट है दे आर प्लेन वेव फ्रंट फॉलोइंग ऑन द स्क्रीन. इसके बाद डिफ्रैक्शन होने के बाद भी ये प्लेन वेव फ्रंट जनरेट होगा और ये इसका इमेज जो है वो इंफिनिटी पे जाके बनेगा. इन केस ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन लाइट स्लिट के बिल्कुल कंपैरेबल डिस्टेंस पे होगा या फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा. यहां से जब लाइट स्लिट के ऊपर पड़ेगा, स्लिट के बाद डिफ्रैक्शन होने के बाद इसका इमेज भी स्क्रीन जहां पे भी बनेगा दे आर आल्सो फ्रॉम फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट. सो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन. अब जो फॉर एग्जाम्पल दिस इज स्लिट, यहां से हम डिफ्रैक्शन हो रहा है. डिफ्रैक्शन होने के बाद जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनेगा वो ये बनेगा. सेंट्रल जो है वो ब्राइट फ्रिंजेस होगा, फिर डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट डार्क एंड सो ऑन. इसी तरह नीचे भी सेंट्रल वाला ब्राइट, फिर डार्क ब्राइट डार्क एंड सो ऑन. ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. अब जो डिस्कशन में फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो डिस्कस करेंगे ये है Fraunhofer डिफ्रैक्शन. अब Fraunhofer डिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम ये है कि सोर्स और स्क्रीन जो है दोनों इंफिनिटी पे है. अब इसको ओवरकम करने के लिए लेबोरेटरी में जब हम ये डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू लेंस. एक लेंस सोर्स को हम इसके फोकस पे रख देते हैं सो दैट यहां से जितने भी रे होगा दे आर पैरेलल टू ईच अदर ऑफ दिस कन्वेक्स लेंस. अगर ये फोकस पे होगा सोर्स तो ये कन्वेक्स, सो रे आर पैरेलल टू ईच अदर मींस स्लिट के ऊपर जो इंसिडेंट रे हो रहा है दे आर पैरेलल टू ईच अदर मींस द सोर्स इज एट इंफिनिटी. इसके बाद जो डायफ्रैक्शन होने के बाद ये भी पैरेलल जाएंगे. सो पैरेलल होने के बाद इसको हम जब इंसिडेंट करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट एंगल पे इंसिडेंट करेंगे तो ये डिफरेंट पॉइंट्स बनाएंगे P ये सेंटर पे. इस तरह Fraunhofer डायफ्रैक्शन को हम स्क्रीन के ऊपर लेबोरेटरी में इसको हम आराम से डिस्कस कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वी विल आल्सो कि इसका जो विड्थ होगा बाकी विड्थ के कंपैरेबल में डबल होगा. बाकी विड्थ जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस है दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी ये डिक्रीज होता जाएगा, नीचे की तरफ भी ये डिक्रीज होता जाएगा. कैसे डिक्रीज होगा आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक. सो नाउ वी विल डिस्कस डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट केस ऑफ Fraunhofer डिफ्रैक्शन. इसमें हम क्या करेंगे, सोर्स को इस लेंस के फोकस पे रखेंगे सो दैट यहां से पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट निकले और जो हमारा वेव फ्रंट हो दे आर प्लेन वेव फ्रंट. जब ये वेव फ्रंट इस स्लिट के ऊपर पड़ेगा जिसका विड्थ स्मॉल a, तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के हिसाब से यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर एक शार्प इमेज ऑफ द स्लिट बनना चाहिए. लेकिन वेव नेचर होने के कारण यहाँ पे स्क्रीन पे हमें एक शार्प इमेज ऑफ द स्लिट की जगह एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा जहां पे सेंटर पे ब्राइट फिर डार्क ऐसे करते हुए, सिमिलरली नीचे की तरफ सेंटर ब्राइट डार्क ऐसे अल्टरनेटिव पैटर्न मिलेंगे. सो उसको डिस्कस करने के लिए सो विड्थ ऑफ द स्लिट इज a, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज
D. So we will discuss step by step. सबसे पहले सेंट्रल पे ब्राइट फ्रिंजेस. हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि every point on primary wave front act as a source for secondary wave front. So इस स्लेट के ऊपर जितने भी वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे ये सोर्स एक्ट करेंगे और इस हिसाब से ये वेव स्प्रेड आउट होगा और ये वेव जब ये सेंटर पे पहुंचेगा इनिशियली दे आर ऑल इन द सेम फेज और जब सेंटर पे ये सुपर इम्पोज होगा तब भी वेव दे आर इन द सेम फेज. तो सुपर इम्पोज करने के बाद हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा. Due to the superposition of wavelets which are in the same phase. Which are in the same phase. तो जो सेंटर पे हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंजेस होगा. अब जो भी वेवलेट्स यहाँ पे पहुंचेगा फर्स्ट दे आर ऑल इन द सेम फेज. सेकंड इस पे जितने भी पॉइंट है फॉर एग्जांपल पॉइंट ए ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा, पॉइंट बी से जो वेव होगा ये इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे. सो इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस दे आर आल्सो जीरो. सो सिमिलर इसके क्रॉसपॉन्डिंग तो इस तरह सभी के पाथ डिफरेंस भी जीरो होंगे. इसकी वजह से ऑल इन द सेम फेज तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा. सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एट पॉइंट पी. यहाँ पे कि ब्राइट होगा डार्क होगा कैसे कैसे होगा वो हम डिस्कस करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप. सो इसको हम डिफाइन करेंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस. पॉइंट O इज डिफाइंड एज O पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस होगा. हम लेट सपोज करेंगे पॉइंट P के ऊपर विच इज y डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O. तो जब यहाँ पे वेव सुपर इम्पोज होगा ड्यू टू दिस वेवलेट्स तो ये पॉइंट और B पॉइंट से जितने भी वेवलेट्स सोर्स पॉइंट्स निकलेंगे इन पॉइंट्स के बीच में इनिशियली ऑल आर इन द सेम फेज लेकिन ये डिस्टेंस ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो देयर इज सम पाथ डिफरेंस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. सो उस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट की वजह से यहाँ पे ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस डिपेंड ऑन द पाथ डिफरेंस. सो पाथ डिफरेंस मैं यहाँ डिफाइन करूंगा. पाथ डिफरेंस दिस इज Bn. सो Bn इज द पाथ डिफरेंस. Bn मीन्स ये वाला इतना डिस्टेंस B पॉइंट A पॉइंट से ज्यादा ट्रैवल करता है. सो पाथ डिफरेंस इज Bn. सो Bn इज पाथ डिफरेंस. ये कब होगा जब ये वेवलेट्स जो इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू एंगल दिस पॉइंट CO थीटा डिग्री पे. तो ये सभी थीटा 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 डिग्री पे होगा तब जाके यहाँ पे पाथ डिफरेंस Bn के बराबर आएगा. सो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल right angle triangle angle A and B. ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ पे दिस इज परपेंडिकुलर दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस. सो Bn अपॉन AB this is equal to sine of theta. Perpendicular upon hypotenuse, this is equal to sine theta. Hypotenuse AB is hypotenuse,
विच इज द विड्थ ऑफ द स्लिट के बराबर होगा. सो दिस इज BN इज इक्वल टू AB क्रॉस multiplying AB is nothing but width of the slit which is defined as A sin of theta. So जो हमारा path difference है BN, so this is equal to A sin of theta. So point P पे which is making an angle theta, तो यहाँ पे जो path difference होगा that path difference is equal to A sin of theta. अब यहाँ पे डायफ्रैक्शन लाइट होगा या ब्राइट होगा, that depends on the path. So we will discuss one by one the path difference corresponding. वहाँ पे ब्राइट होगा मैक्सिमम होगा या डार्क होगा तो वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी का होगा. सो सेंटर पे सेंटर ब्राइट फ्रिंजेस, उसके बाद यहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस होगा जस्ट ऊपर इसके जस्ट अबव, तो इसको हम सेकेंडरी मिनिमम कहेंगे. इसको हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम. फिर उसके बाद ब्राइट होगा, फिर उसके बाद डार्क होगा, इसको हम सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम, फिर ब्राइट, फिर डार्क थर्ड सेकेंडरी मिनिमम एंड सो ऑन अप टू nth सेकेंडरी मिनिमम. उस टर्म को हम डिराइव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे. क्वेश्चन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम के लिए सो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम का पोजीशन. So since path difference BN, this is equal to A sin of theta. A sin of theta. So हमारा इक्वेशन 1 ये रहा. So P is the point, यहाँ पे जो path difference होगा, that path difference अगर BN is equal to 1 lambda, 1 lambda होगा तो ये होगा कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम का कंडीशन. कैसे होगा? सो ये हमारा स्लिट है, स्लिट के ऊपर जो वेव फ्रंट होगा यहां से वेवलेट जनरेट होगा. ये वेवलेट जब सुपर इम्पोज होगा उस हिसाब से यहाँ पे डायफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा. सिंस यहाँ पे जितने भी वेवलेट्स आ रहे हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर पाथ डिफरेंस हमारा लैम्डा होगा तो इस स्लिट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, टू हाफ्स, ये यहां से यहां, यहां से यहां. तो ये पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में, ए और बी के बीच में पाथ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो ए एंड सी के बीच में पाथ डिफरेंस शुड बी हाफ ऑफ दैट लैम्डा, should be lambda by 2. सिमिलरली corresponding यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसके corresponding एक पॉइंट यहाँ नीचे होगा, इन दोनों के बीच का भी पाथ डिफरेंस lambda by 2 होगा. थर्ड corresponding थर्ड पॉइंट lambda by 2. सो ऊपर हाफ में जितने भी पॉइंट्स है उसके corresponding नीचे हाफ में उतने पॉइंट्स होंगे. जब ये सुपर इम्पोज होगा उन वेवलेट्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा lambda by 2. पाथ डिफरेंस अगर lambda by 2 है, if path difference is lambda by 2, ये out of phase होगा. The wave must be out of phase. तो जब out of phase two wave जब superimpose होगा, they cancel out each other, तो हमारे पास we will get a dark fringe. So इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर वेव लेंथ लैम्डा है तो इसको टू हाफ्स में डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले पॉइंट्स के क्रॉसपॉन्डिंग नीचे वाले पॉइंट्स पे वेवलेट जब यहाँ पे सुपर इम्पोज होगा दे आर आउट ऑफ फेस, और जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे. इसको हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम पोजीशन. सो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम के लिए लेट दिस एंगल इज थीटा 1. सो साइन ऑफ थीटा 1 पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 1 लैम्डा. सो यहां से इक्वेशन आएगा साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए. सो ये हमारा इक्वेशन
1। फिर मैं कंसिडर करूंगा ये राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल में से दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस एंड दिस इज थीटा, तो यहां से टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो टेंजेंट एंगल थीटा 1 है, सो दैट एंगल थीटा 1 इज इक्वल टू y अपॉन perpendicular upon base. Base is CO. CO is the distance between the screen and the slit. So this is equal to D. This is equation 2. Since the diffraction pattern is small region as compared to the distance between the screen, तो इसमें से जो एंगल है theta 1, theta 2 and so on, this angle is very very small. जब एंगल is very small, so sin theta is equal to theta, equivalent to theta 1, and tangent theta is also equal to theta 1. So theta 1 is equal to lambda upon a, theta 1 is equal to y upon d. इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, तो राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. सो y अपॉन d दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन a. सो इसको मैं y1 से रिप्रेजेंट करता हूं, y1 अपॉन d. सो दिस इक्वेशन y1 this is equal to lambda d upon a. This is the position of first secondary minimum. So y1 this is equal to lambda d upon a. So position of first secondary minimum इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ. So this is equal to lambda d upon a. Now मैं derive करूँगा position of secondary minimum. So path difference उस हिसाब से sin theta 2 this is equal to 2 lambda upon a, और right angle triangle में से tangent theta 2 this is equal to y2 upon d. ये equation this is equal to theta 2 and this is equal to theta 2 when angle is very small. So theta 2 is equal to 2 lambda upon a, theta 2 is equal to y2 upon d. So left hand side equal है तो right hand side. So y2 upon d this is equal to 2 lambda upon a. This implies y2 is equal to 2 lambda d upon a. So अगर इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस यहाँ पे जो सुपर इम्पोज हो रहा है that is equal to 2 lambda, तो इसको हम 4 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट 2 हिस्सा सेम जो पहले हमने डिस्कस किया, उनके बीच का पाथ डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा बाय 2. सो कैंसल आउट ऑफ फेस, सो यहाँ पे 0 होगा. सो नेक्स्ट 2 हाफ्स का भी कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस यहाँ पे होगा दैट इज आल्सो आउट ऑफ फेस. सो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे जितने भी वेवलेट्स पहुंचेगा जब सुपर इम्पोज होगा दे विल बी आउट ऑफ फेस विद ईच अदर, एंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड डार्क फ्रिंजेस मिल जाएगा. उस हिसाब से पोजीशन ऑफ द सेकंड डार्क फ्रिंजेस दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा. सो पोजीशन ऑफ द सेकंड डार्क फ्रिंजेस दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए. उसी तरह थर्ड डार्क फ्रिंजेस का विड्थ उसको हम 6 हिस्से में डिवाइड कर सकता है. फर्स्ट 2 हाफ्स के आउट ऑफ फेस होगा, सेकंड 2 हाफ्स के आउट ऑफ फेस होगा, थर्ड 2 हाफ्स के भी आउट ऑफ फेस हो जाएगा. बस यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस मिल जाएगा. एंड y3 दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा डी अपॉन ए. इसी तरह करते करते एंड yn पोजीशन ऑफ द nth डार्क फ्रिंजेस सेकेंडरी मिनिमम दिस इज इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन ए. सो position of the nth dark fringes from point O is equal to n lambda d upon a. So आज के लिए हम यहीं तक ही करेंगे. कल we will find the position of the secondary maximum. उसके बाद हम जो fringe width है उसको डिस्कस करने के बाद diffraction is complete.